अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 जो पी ब्लॉक एलिमेंट था, उसके मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे एज़ पर द रिड्यूस सिलेबस। तो उसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो कि रिड्यूस सिलेबस में मेंशन्ड है। और आई होप कि आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस देखा होगा, उसकी आउटलाइन देखी होगी और उस चैप्टर की आपने वीडियोस भी उसमें देख ली होंगी। और कल आप लोगों को मैंने वॉइस नोट इसीलिए छोड़ा था, मैं ये चाह रहा था कि हम पहले रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर है, उसी तरह 10 और 11 चैप्टर है, तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद फिर हम जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा चैप्टर 4 का, इस चैप्टर 5 का और 10-11 का, तो उसके बाद हम उसको देख लेंगे। तो उसकी ये है कि भाई रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आप अगर चाहें तो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहें तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मीनवाइल मैं ये करूँगा कि इस सैटरडे से मैं आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यूज की। जो जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट जो इससे पहले पढ़ाया था, उससे पहले जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो वो हमने फुल सिलेबस के ऊपर पढ़े हैं। तो इसलिए मैं एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट कर रहा हूँ इस सैटरडे से। प्रोबेबली सैटरडे मॉर्निंग से मैं आप लोगों को लिंक्स अपलोड करूँगा और आप लोगों ने वो एमसीक्यूज के प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। कुछ एमसीक्यूज टेस्ट पहले भी मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, कुछ पुराने वाले भी रिपीट होंगे, कुछ नए वाले भी होंगे। तो पूरी बुक का चैप्टर वाइज जो है वो आप लोगों ने एक दफ़ा एमसीक्यूज का टेस्ट देना है और हमने अगले समझ लें कि 10 से 15 दिनों में वो पूरी टेस्ट की सीरीज को कंप्लीट करना है। और इसी तरह फिर अगले 15 दिनों में हम जो है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे। तो कोशिश ये होगी कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चीज़ें हमारी जो हैं वो जनवरी के मिड या थर्ड वीक तक पूरी हो जाएं, अलॉन्ग विद ऑल द एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। क्योंकि अभी तक की अनाउंसमेंट ये है कि पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा। अनाउंसमेंट फिलहाल तो यही है, लेकिन देखते हैं कि फाइनल क्या होता है। और शायद दिसंबर के आखिरी के डेज़ में कुछ मीटिंग भी इसी हवाले से है गवर्नमेंट की, तो उस पर ये मज़ीद फाइनलाइज करेंगे कि पेपर किस पैटर्न पे होगा। तो फिलहाल अनाउंसमेंट अभी तक यही है। तो सेफ साइड एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लेने के दोनों मकसद हैं। अगर फाइनल पेपर पूरा एमसीक्यूज बेस होगा तब भी ठीक है, और अगर फाइनल पेपर नॉर्मल तरीके से होता है तब भी उसमें 17 मार्क्स के एमसीक्यूज तो वैसे भी आते हैं। तो एमसीक्यूज के प्रैक्टिस तो वैसे भी ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर करूँगा मैं कि जो एमसीक्यूज का टेस्ट मैं कंडक्ट करूँगा तो उसमें मैं एमसीक्यूज कुछ वो दूंगा जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं, यानी कि इंटर बोर्ड के लेवल के हैं, और कुछ वो एमसीक्यूज दूंगा जो एनटीएस पेपर में उससे रिलेटेड आए हैं। थोड़ा सा मिक्स करके दूंगा ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो उसमें मिल जाए। तो चलिए बच्चों, काम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है, इनफैक्ट ये आपकी केमिस्ट्री की जो सेकेंडरी केमिस्ट्री की कोर्स है, जो कोर्स आउटलाइन है, उसका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ये समझा जाता है। और नो डाउट पढ़ने के लिहाज से भी और पढ़ाने के लिहाज से भी ये चैप्टर अच्छा खासा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, टफ टाइम ये देता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर के कुछ पोर्शंस उन्होंने कट कर दिए हैं रिड्यूस सिलेबस में से, और कुछ पोर्शन चैप्टर के हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ने। तो अगर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अगर मैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे यूनिट नंबर्स मेंशन करूँ जो कि सिलेबस के अंदर शामिल हैं, जो कि हमने पढ़ने हैं, तो इस चैप्टर के हार्डली 4 टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर उन्होंने डाले हुए, जिनमें से एक टॉपिक खाली ऐसा है जो थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे तो हल्के हल्के टॉपिक्स हैं। तो वो 4 टॉपिक्स करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं सिर्फ यूनिट नंबर डाल देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। तो इस चैप्टर का रिड्यूस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो यूनिट नंबर है रिड्यूस सिलेबस में, उसमें एक है 5.1। 5.1 तो बस एक इंट्रोडक्शन ही है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, उसके बाद यूनिट नंबर इसमें है 5.3। ये सबसे लॉजिकल पार्ट है इस पूरे कोर्स का, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी ये सिर्फ इस चैप्टर का लॉजिकल पार्ट नहीं, पूरे कोर्स का सबसे ज्यादा लॉजिकल पार्ट है 5.3, जिसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हुए वो पढ़ना है। फिर उसके बाद 5.6 है जो आपके सिलेबस में शामिल है, कॉपर सल्फेट की केमिस्ट्री, छोटी सी केमिस्ट्री, रट्टाफिकेशन का काम है। फिर 5.7 है
जिसमें पोटेशियम क्रोमेट की केमिस्ट्री डिस्कस की हुई, वो भी थोड़ा याद करने वाला काम है। और फिर उसके बाद 5.10 है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट नोट का टॉपिक है कोरोजन का, हल्के फुल्के टॉपिक्स हैं। तो असल में जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर है, वो 5.3 वाला जो पोर्शन है, जो कि डिस्कस हुआ है एज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वो पोर्शन है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, ये करना है। अलबत्ता इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर्स वगैरह भी शामिल थे। वो नॉमेनक्लेचर्स जो हैं वो इन्होंने सिलेबस में से आउट कर दिए हैं, तो इसलिए वो वाले पोर्शंस भी वहां से हटा दिए गए। बेसिकली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूछ सकते हैं, इन्होंने सिलेबस के अंदर उसी तरह की चीजें जो है वो रखी हुई हैं जिसके ऊपर ये एमसीक्यूज बना सकते हैं। अब बनने को तो नॉमेनक्लेचर पे भी एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन ये है कि इन्होंने नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है उसको रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो है वो डिस्कस नहीं किया हुआ है। लेकिन एक चीज मैं चेक कर लूँ जरा, 5.3 यूनिट में नॉमेनक्लेचर आता है या नहीं आता है, इधर मैं एक नज़र चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में आना चाहिए, इसको मुझे श्योर नहीं है, मैं बुक से चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, देन उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। 5.3 में नॉमेनक्लेचर आता है, जनरल कैरेक्टर्स के साथ आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले ये अच्छा है और सही है, चले ठीक है, नॉमेनक्लेचर्स के अंदर शामिल है। ठीक है, मैं उसी में थोड़ा सा मुझे डाउट था कि है या नहीं है। उसमें बड़ी केमिस्ट्रीज जो कट की हैं, उसमें कॉपर वगैरह की केमिस्ट्री है वो कट कर दी है, और उसके अलावा शॉर्ट नोट बहुत सारे कट किए मैं। चलें ठीक हो गया, चलें बच्चों काम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। और चैप्टर का जो टाइटल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो थोड़ा सा हम पहले कुछ जनरल बातें हैं उससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या क्या चीज़ें, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या स्टोरीज मजीद चलेंगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे दो बातें आप लोग जो है वो याद रखिए। एक टर्म हमारे पास आती है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टर्म, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, और एक टर्म हमारे पास आती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टर्म, ठीक है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। एफ ब्लॉक ऑल्दो के हमारा कोर्स के अंदर है ही नहीं, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेंगे यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए। तो ये दो टर्म्स हैं जिसका आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो एक टर्म आउटर ट्रांजिशन की और एक टर्म इनर ट्रांजिशन की। अब ये होता है क्या, बात करते हैं। आप सब लोगों को यकीनी तौर पे ये आइडिया होगा, हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था वहां पर भी ये बात डिस्कस की थी कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एफ, ठीक है, ये सबको आइडिया होगा। और ये जो ब्लॉक्स में डिवीजन हुई हुई थी, ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई थी, कि जब आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट ऑर्बिटल आता है वो उस एलिमेंट के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बाय डेफिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें लास्ट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल हो, यानी कॉन्फ़िगरेशन एंड जो होती है वो डी ऑर्बिटल पे होती हो, तो उसको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो मैं उसको यूं लिख देता हूं कि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हो उसको नाम दिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। इसी तरह एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते थे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर हो। इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते थे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर हो। तो ये जो एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट की भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है कि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हो तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जनरल आइडिया है जिसका सबको पता होना चाहिए कि भाई ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? इसी तरह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो थोड़ा सा हमारे पास इसका यहाँ पे डिस्कशन है। तो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन क्यों कहलाते हैं? चैप्टर नंबर 1 जो पीरियोडिक टेबल का था उसमें
मैंने ब्लॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाई हुई थी आप लोगों को, वो कभी बाद में उसको चेक कर लीजिएगा मैंने क्या लिखवाई थी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो वो एंड होती है NS2 N-1 D1 to 10। ये इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती थी। मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स आते हैं, मैंने ग्रुप का लेक्चर जब दिया था तो उसमें मैंने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी कि भाई ग्रुप 1A है, उनकी होती है NS1, ग्रुप 2A है, उनकी होती है NS2, ग्रुप 3A है, उनकी होती है NS2 NP1, ग्रुप 4A है, उनकी होती है NS2 NP2। इसी तरह पूरे टेबल की मैंने कराई थी, वो आपको अगर याद नहीं तो उसको जरा याद कर लीजिएगा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D10 पे खत्म होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई n के लिए नंबर अज्यूम करूं, n जो होता है वो पीरियड नंबर या शेल नंबर होता है। अगर एक एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का है सपोज, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर एक एलिमेंट थर्ड पीरियड का है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो डी ब्लॉक्स जो होते हैं वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 अज्यूम करूं, तो ये जो आपके पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ये कॉन्फ़िगरेशन यूं लिखी जाएगी कि n की जगह पे 4, उसके बाद S2, फिर इसी तरह यहां पर n की जगह पे 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3D 1 to 10। तो NS2 N-1 D1 to 10, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी और उसको हमने स्पेसिफिक यूं किया कि उसमें हमने n की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई 4S2 4 माइनस 1 D1 to 10, यानी 4S2 3 D1 to 10, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनी है। अच्छा, अब ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनी हुई है, अब उसमें एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये जो s ऑर्बिटल यहां पर है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 4 है, जिसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल है ये फोर्थ शेल का ऑर्बिटल है। जो d ऑर्बिटल है इसका जो कोफिशिएंट है वो है 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो d ऑर्बिटल है ये थर्ड शेल का ऑर्बिटल है, यानी जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ होता है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो s के लेफ्ट पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये s ऑर्बिटल फोर्थ शेल का है, और d के लेफ्ट पे 3 लिखा हुआ है, तो ये d ऑर्बिटल जो है वो थर्ड शेल का ऑर्बिटल है। इन कोफिशिएंट का यहाँ पे ये मतलब होता है कि दीज कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट शेल नंबर। अच्छा, अब अगर इनमें से आपसे पूछा जाए कि देखो एक ऑर्बिटल 4s है, एक ऑर्बिटल 3d है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो इनर शेल ऑर्बिटल है और कौन सा ऐसा होगा जो आउटर शेल ऑर्बिटल है, तो वो शेल नंबर से पता चलेगा। शेल की तरतीब क्या है कि सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके बाद होता है फर्स्ट शेल, फिर उससे बाहर होता है सेकंड शेल, फिर उससे बाहर होता है थर्ड शेल, फिर उससे बाहर होता है फोर्थ शेल।